हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सिविल एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम आपके साथ यूपीपीएससी, आरओ तथा स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि इस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले अगले एग्जामों में। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो विद्यार्थी यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम सेशन का स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। हम आपको बता दे रहे हैं, हालांकि आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा प्रावधान किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा क्या विशेष प्रावधान किया गया था। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपको हम आंसर बता रहे हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा, क्वेश्चन को सही से पढ़िए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अभी पिछला ही क्वेश्चन था। पहला देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसके द्वारा नहीं की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके द्वारा भी नहीं की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके द्वारा भी नहीं की गई थी। तो आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही मिला। उपरोक्त में कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1919 के अधिनियम द्वारा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्यात करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, यहाँ पर निर्यात नहीं होगा, निर्गत करने की शक्ति यहाँ पर कर लीजिएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश के निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1947। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी इसमें 2 सदन बनाए गए। तो किस अधिनियम के द्वारा बनाए गए थे। तो 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक
शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। अवयव थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, अवयव होता है, ये पूरा हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, तो आपको हम दिखाते हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए देश के लिए लिखित संविधान, ये इसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, ये तो बाद में आया। देश के लिए लिखित संविधान ये तो बाद में आया था। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये जो है, ये तीनों जो है प्रावधान इसके अनुसार किए गए थे, ये तीनों जो इसके अनुसार प्रावधान किए गए थे, बी और सी और डी। विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि इसके द्वारा इस अधिनियम में शामिल है। एक संघ की योजना पर विचार, अब इसमें इस ऑप्शन से एक पिछला भी क्वेश्चन हम लोग देखें, पीछे क्वेश्चन आ चुका है। विधानमंडल के सरकारी सदस्यों की समाविष्टि किया जाना, इस भी 1935 के द्वारा हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आने की संभावना है इसकी, क्योंकि पिछले कई दशकों से नहीं पूछा गया है। 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ये तो आपको ऐसे ही, इसमें भारत अभी ये देखिए लिखित है, ये इसमें भारत विभाजन और लिखित है, ये ऐसा कुछ इसमें दिया ही नहीं है। इसके द्वारा रियासतें को समाप्त कर दिया, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसके द्वारा भारत में स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता इसके द्वारा कहाँ मिली थी? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? वर्मा देश जो है भारत से कब अलग हुआ था, किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा वर्मा भारत से अलग हुआ था। उसके बाद देखते हैं, ये हमारे नोटिफिकेशन आ गया है। तो देखिए ये सचिवालय का सफर जो सीरीज है PYQ की, इसमें टोटल आपको 15 टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराए जाएंगे, जो मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस इसकी लखीमपुर में होती हैं। कृपया सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। आगे देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अधिनियम है, अधिनियम से जो क्वेश्चन के अब तक जो PYQ में आए थे वो हमने डिस्कस कर दिए। इसके अलावा और कितनी आने की संभावना है, अगले एग्जामों में आने की अधिनियम से कितने क्वेश्चन और बनने की संभावना है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में की गई थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एलिजा इम्पे थे। इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई है, किस अधिनियम के द्वारा इसको किया गया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारत अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारत अधिनियम 1874 के द्वारा किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गए थे, कौन से एक्ट के द्वारा समाप्त हो गए थे? चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा समाप्त हो गए थे। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा समाप्त हो गए थे। लास्ट वन आप ये देखिए, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त हो गए थे चार्टर
अधिनियम 1833 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा समस्त कार्य समाप्त हो गए थे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऐसे कौन से कार्य रह गए थे जो 1833 में समाप्त नहीं हुए, 1813 में समाप्त नहीं हुए थे, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा समाप्त नहीं हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ और इफेक्ट बाकी हैं, देखते हैं। देखिए, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार आने की संभावना इसकी है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। 1935 अधिनियम को एक बार आप लोग पूरे डिटेल में हमारी वीडियो पढ़िए, देख लीजिएगा, क्योंकि 1935 में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अगले फैक्ट देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। इसका उपबंध प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको समाप्त 1935 के द्वारा कर दिया गया। इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको किया कब गया था? प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के द्वारा, समाप्त कर दिया गया 1935 के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि इसका उपबंध किया कब गया था और समाप्त कब किया गया। तो इसका प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 में समाप्त कर दी गई थी, 1919 में इसका उपबंध किया गया था। भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था 1919 में। भारतीय सिविल सेवाओं के अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ 1922 में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ वर्ष 1922 तो है, लेकिन इसका प्रावधान किस में किया गया था? तो प्रावधान इसका 1919 से किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा का प्रावधान किया गया था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान है? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है दूसरे कलर से हम लिख देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1900, इस पे स्टार रेटिंग दी जा रही है। इसको आप जो है वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आप देखिएगा, पूरा आप जो है याद हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से हमको मिलता है? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारत के लिए सर्वप्रथम संविधान का उल्लेख कहाँ हमको मिला? क्रिप्स मिशन द्वारा। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अभी ऊपर भी आप लोग पढ़े थे, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। पीछे इसका एक क्वेश्चन भी आ चुका है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, अब दिख नहीं रहा होगा, सही दिखाते हैं, ये नीचे रहा। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे सही कर लीजिए। यहाँ पे प्रति नहीं है, यहाँ पे प्रांतों में, यहाँ पे प्रांत होगा, यहाँ पे प्रांत होगा। यहाँ पे प्रांत होगा, प्रांत यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे प्रति काट दीजिएगा, ये प्रांत है। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। अभी पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए PYQ सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और PYQ के क्वेश्चन तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, तभी RO में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 80% लगभग PYQ ही पूछा जाता है RO क्वेश्चन पेपर में। तो प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी।
प्रांतीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडल, ये दोनों का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? प्रांतीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडल का उल्लेख आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मिलेगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने की इस बार संभावना है, यहाँ तक कि 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन 1935 के द्वारा ही होता है। देखिए, ये भी 1935 के द्वारा ही होता है। 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने भारत का जो संविधान का जो महत्वपूर्ण स्रोत है 1935 ही है। आगे देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत संघात्मक सरकार, जो संघ की सरकार होती है, इसकी स्थापना जो है 1935 के द्वारा ही की गई थी। फेडरल न्यायालय की स्थापना जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही की गई थी। भारत से बर्मा का अलग होने का वर्ष 1937 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अधिनियम द्वारा अलग हुआ था। भारत से बर्मा का अलग होने का वर्ष 1937 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा इसको अलग किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी पॉलिटी की PYQ कराया जाएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए हम बता देते हैं आपको। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, या फिर हम लोग फैक्ट में देख चुके हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में हमारा आया था क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा, किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा ही किया गया था। किस वर्ष किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए 24 अगस्त 1946। यदि ये डेट वाले आपके यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो आपके लिए इतने दुख की बात नहीं है, लेकिन यदि एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही दुख की बात है। वो नहीं गलत होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत होने चाहिए। ये डेट वाले क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो हाँ चलते हैं, इसे मान सकते हैं, हम लोग इंसान ही हैं, रोबोट नहीं है कि सारी चीज़ें याद रखेंगे। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं उसमें फिर आपको प्रॉब्लम है, आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके हमने नोट भी लिखा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो चलिए क्वेश्चन, हम उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े जिनको फ़ायदा हो सके। यारों के लिए तो ये रामबाण है। अदर स्टेट पीसीएस के बच्चे भी इसको देखें, क्योंकि MP PCS और UP PCS BPSC तीनों के इसमें PYQ शामिल किए गए हैं। RO के ज़्यादातर इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बार UP PCS में पूछा जा चुका है, एक बार RO में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसके ऊपर स्टार बना दीजिए। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था
भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 24 अगस्त 1946 को क्या किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 24 अगस्त 1946 को क्या किया गया था। 24 अगस्त 1946 इम्पोर्टेंट क्यों है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर पीछे स्लाइड पर है, आप लोग वहां से कॉन्टेक्ट नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान ना होइए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के पूर्व के दिन, स्वतंत्रता से पहले के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। एम.एन. रॉय ने किया था। और इसमें काम किसने किया था, यानी इसको प्रारूप किसने दिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये पिछले क्वेश्चन आ चुका है, इसका प्रारूप किसने पेश किया था, ये पीछे हमने क्वेश्चन का आ चुके हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। कैबिनेट मिशन के सदस्य इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनके सदस्यों को याद रखिए। ये 3 सदस्य एग्जाम में दिए होते हैं क्वेश्चन में, ये 3 सदस्य दिए होते हैं। एक अलग से कोई अलग व्यक्ति का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, या इनमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट किए जाते हैं। ये एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, एक बार आरओ में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अंतरिम सरकार, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। और ए बी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। और पाथिक लॉरेंस जो है भारत सचिव थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन और सदस्यों से क्या बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य 1946, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य 1946 में कौन कौन से थे। इसमें भी 3 ही थे, देख लीजिए कौन कौन से। ये मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री, और जगजीवन राम श्रम मंत्री हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है अपने याद कर लीजिए। इसको बार बार देखिए, रिवाइज हो जाएगा। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप लोग देख सकते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा के जो सदस्य अपने चुने गए थे, संविधान सभा के सदस्य जब अपना संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो उस समय अपने संविधान सभा के जो सदस्य चुने जा रहे थे वो कैसे चुने जा रहे थे वो देख लीजिएगा एक बार। कैसे चुने जा रहे थे देखिए, प्रांतीय सभाओं द्वारा उनको जो है, जैसे आजकल चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, उसमें ऐसा नहीं हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा ऐसा भी नहीं हुआ था। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा ऐसा नहीं हुआ था, जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा उनका चुनाव हुआ था। 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना गया था। लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति चुना गया था। देखिए अब इनके योग्यता क्या होती थी, योग्यता देख लीजिए। ऐसा नहीं कि सबको चुन लिया जाता है। इन पे जो
इनको जो है मताधिकार कौन कौन से लोग दे सकते थे, सबको मत देने का अधिकार नहीं था। मत देने का अधिकार के भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया था। क्राइटेरिया ये था कि कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार था, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का आधार था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे सबको मत देने का अधिकार नहीं था, यानी सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, थोड़ा सतर्क रहिएगा और ध्यान से देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पे नहीं हुआ था। उनको जो है उनकी योग्यता 3 आधार पे आंकी गई थी, कर, संपत्ति और शैक्षणिक, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर उनका चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग सेशन के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी फायदा मिल सके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारी आने वाली अगली पॉलिटी की क्लास को आपका नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये तो सबको पता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। कुछ दिनों के बाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी तौर पर चुन लिए गए थे। कुछ दिन, यानी कब चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 11 दिसंबर 1946। इसलिए आपको नोट में यहाँ पर दे दिया गया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। संविधान सभा की प्रथम बैठक यदि पूछे, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी। आपको इसी पे टिक लगा के आना है, ठीक है। यदि स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। कब किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है। देखिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही, जो कितने रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार क्वेश्चन PYQ आता ही आता है। एग्जाम में आपको PYQ को 80% RO के UPPCS के एग्जाम पेपर में आपको 80% PYQ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, 20% आपको नहीं मिल जाएंगे, जिसमें से हिस्ट्री आपका जुड़ सकता है। जिसमें हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना आप सुने होंगे ना और बच्चे भी सुने होंगे। हाँ, एक आध दो बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। चले देखते हैं क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोनों एक ही क्वेश्चन है, सही से पढ़िएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? स्थापना कब की गई थी? दोनों का एक ही आंसर, सेम, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस दिन स्थापना हुई थी उस दिन इसकी बैठक भी हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 आपको डेट बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देते रहिए, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट आंसर देते रहिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पहले से इंपॉर्टेंट लगाइए। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आने का इस बार चांस है। ये किसी न किसी एक एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो UPPC से पूछा जाए या इसको ROR में पूछ लिया जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारतीय संविधान
संपूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। भारत का संविधान संपूर्ण रूप से कब तैयार किया गया था? बताइए। 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आपको प्रस्तावना मिल जाएगी, जिसको हम लोग उद्देशिका बोलते हैं। 26 नवंबर 1949 को। इसमें जो है संविधान सभा द्वारा 11वीं अधिवेशन 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। जैसे उसमें लिखा जाता है अंगीकृत किया गया था। प्रस्तावना में आपको लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। ठीक है, अंगीकृत किया गया था यानी अपनाया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 से इसे लागू किया गया था। संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। लेकिन संपूर्ण रूप से बनके कब तैयार हो गया था? 11वीं अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए कहीं एक बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 10 11 या फिर 12। यदि क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक आता है तो दोनों एक पे टिक लगा देना है। यदि दोनों एक साथ आ गए हैं ऑप्शन में, तो आपको 12 वाले पे टिक लगाना है, क्योंकि 11वां अधिवेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन लागू होने के समय भी पुनः एक बार बैठक हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए टोटल जो हुए 12 बैठकें हुई हैं, 11 नहीं हुई है, 12 हुई हैं टोटल। लेकिन एग्जाम में अभी एक बार एग्जाम में आपका पूछा गया है जिसमें से ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन था, तो आयोग ने इसको सही माना था 12 को, तो आपको भी 12 टिक करके आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चलिए, संविधान सभा कांग्रेस की थी। तथ्य नहीं, इसको कथन कहते हैं, इसको हम लोग कथन कहेंगे। तथ्य इसको क्या ही कहेंगे, कथन। देखिए, इंपॉर्टेंट कथन है, सब पूछे गए हुए कथन है। तीनों क्वेश्चन आपको पूछे गए। ये आपको पुनरावलोकन की जो यूपीपीसीएस RO वाली पुनरावलोकन की बुक आती है घटना चक्र की, उसमें आपको मिल जाएंगे। संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी। संविधान सभा कांग्रेस की थी। संविधान सभा कांग्रेस की थी, कांग्रेस भारत था। ये किसका वाक्य है, यानी किसका वाक्य है? ग्रेनविल ऑस्टिन। और आप लोगों का काम यह है कि आप लोग बताइए यह वाक्य ग्रेनविल ऑस्टिन के किस बुक से लिखा गया है, किस बुक में लिखा गया है। चलिए अगले कथन पे चलते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके, यहाँ पर थोड़ा सा आता नहीं, यहाँ पर आका है, ये किसने लिखा था? आइवर जेनिक्स ने लिखा है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके, यहाँ पे काम नहीं होगा, कम होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कम करके आका है आइवर जेनिंग्स ने। अगला तथ्य देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया चाहिए, महात्मा गांधी ने इसको कहा था। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। स्टेट पीसीएस में, ये दोनों स्टेट पीसीएस में, एक बार RO एक स्टेट पीसीएस में आया हुआ है। ये एक बार स्टेट पीसीएस में, ये भी एक बार स्टेट पीसीएस में, ये जो है एक बार RO में, एक बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा चुका है। तो ये 3 आपको कथन याद होने चाहिए। पहला, चलिए आपको एक बार हम फिर से रिपीट करा देते हैं। संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने का एक कथन है। किस बुक में लिखा गया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ग्रेनविल ऑस्टिन किस बुक में लिखा गया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखिए, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के
महत्व को कम करके आका है, ये काम नहीं यहाँ पे कम कर लीजिएगा, आता नहीं यहाँ पर आका है, आइवर जेनिक्स ने कथन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, महात्मा गांधी द्वारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए इस सेक्शन से आपको मिल जाएगा आरओ में, तो ध्यान से पढ़िएगा। जितनी समितियां हैं और उनके जितने अध्यक्ष हैं, जितनी समितियां हैं जितने अध्यक्ष हैं उनको बिल्कुल रट लीजिएगा। जितनी समितियां हैं जितने अध्यक्ष हैं उनको याद ही कर लेना है। यहाँ तक कि इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसको बार बार देखते रहिए, नहीं तो आप वीडियो जो है बार बार रिपीट करके देखिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष याद ही होने चाहिए। देखिए चलते हैं। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। उसका संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब एक ही पास आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े, इसीलिए बहुत मेहनत करके बनाए हैं, बहुत समय भी लगा है, इसलिए आपको एक ही पास कंसाइज करके दिए हैं। कृपया करके इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके और हमारी मेहनत भी सफलता मिले। देखिए, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे इनके। चलिए अब देखते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघीय शक्ति संबंधी समिति, संघीय शक्ति संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए इन दोनों को एक बार लिखने का बिल्कुल एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे है संघीय संविधान समिति। यहाँ पे जब समिति पूछे, संविधान समिति पूछे तो पंडित नेहरू पे टिक करके आना है, एग्जाम में गलत मत करना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे शक्ति संबंधी समिति पूछे, संघीय शक्तियों संबंधी समिति पूछे तो जवाहरलाल नेहरू आपको याद करना है, जवाहरलाल नेहरू याद करना है। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, गलत मत करिएगा, एक ही लोगों के द्वारा है। याद इसको ऐसे याद कर लीजिए, संघीय जब पूछे, संघीय पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू याद कर लीजिएगा। संघीय याद रखिएगा, संघीय से पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रख लीजिए। अगला चलती है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रांतीय, इसको हटा देते हैं, बहुत हौच-पौच हो गया। देखिए अगला, देखिए प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इसको स्टार बनाइए। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति थी। इसका कभी कभी नेचर भी पूछ लिया जाता है समिति का, सलाहकार समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। प्रारूप समिति याद रखिएगा, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, ये वन लाइनर में आता है या मैचिंग में आ जाएगा, मिलान करने में सूची फर्स्ट सूची सेकंड ऐसे आएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में भी आ जाएगा। इधर लिखी होगी सूची फर्स्ट, इधर लिखी होगी सूची सेकंड, ऐसा आपको मिलान करना होगा, कौन किसका आंसर सही है, ऐसे करके आपको मिलान करना होगा। तो प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका वेट कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। चलिए, 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, देखिए ये आपसे हम एक बार पूछे भी थे पिछला, सर नहीं इसको नहीं पूछे, दूसरा क्वेश्चन था। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन एक बार, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं।
पूछ लेता है। झंडा समिति, ये बच्चे क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं। झंडा समिति कौन सी, सबको याद, एक ही चीज़ याद रखता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नहीं अलग अलग है, ध्यान से देखो। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद 13 जून 1947 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको क्वेश्चन के रूप में कैसे बनेगा, क्वेश्चन के रूप में ऐसे बनेगा, इतना पूछेगा। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से यहाँ तक पूछेगा। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें ये पूछेगा कराची के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। या केवल ऐसे पूछ ले, एग्जाम में केवल पूछ ले झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा कर आना है। यदि तदर्थ झंडा समिति का गठन पूछे, अध्यक्ष पूछे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ऐसे जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको एक बार हमने लाया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ज़्यादा सेशन को शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले अगले क्लास की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, जिससे आपको ज़्यादा लाभ हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सूचना। देखिए, इस सचिवालय का सफर PYQ सीरीज में आपको टोटल 15 टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, जिसका प्राइस जो है आपको 199 रुपये पे करना है। इसको आपको 199 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। यदि आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो संपर्क सूत्र दे रखा है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करिए। यदि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में विजिट कर सकते हैं। ये टाइपिंग वाला ना, टाइपिंग भी मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर खीरी होगा, KHERI, ये ठीक है। ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय जो है UPSI की क्लास रेगुलर तौर पे चल रही है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके जानने वाले में से कोई हो तो आप जो है उनको बताइए कि UPSI की क्लास कंटिन्यू चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। UPP की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, UPP की भी क्लास स्टार्ट हो गई है ऑफलाइन, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले अगले क्लास की जानकारी मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा अपना संविधान, अपना जो भारत का प्यारा सा संविधान है, बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बोला जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने का एक ही रीज़न है कि ये बहुत सारे देशों के स्रोतों से, बहुत सारे देशों के संविधान के स्रोतों से लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। और ये लिखित संविधान है। लिखित संविधान होने के साथ साथ ये लचीला और कठोर भी संविधान है। चलिए तो हम देखते हैं कि अपने भारत का संविधान के जो स्रोत हैं कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से देखो क्या क्या लिया गया है। डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेशन को बिल्कुल मिस मत करिएगा, ना ही वीडियो को बीच में स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। बोतल, पानी सब बिल्कुल लेके बैठिए। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से लिए गए हैं ध्यान से देखिए। समवर्ती सूची, राज्य, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची।
व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक। ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। चलिए कनाडा पे आ जाते हैं। कनाडा से देखो क्या क्या लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी ऐसे पूछा जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति, सीधा ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कनाडा लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार के क्षेत्राधिकार की शक्ति कनाडा से ली गई है। जापान से देखिए क्या लिया गया है। जापान से हमारा लिया गया है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए देखते हैं अगला। देखो आयरलैंड से क्या लिया गया? इंपॉर्टेंट। आयरलैंड से क्या लिया गया है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 बार पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस और आरओ एग्जाम में। अलग अलग रूपों में इसको पूछा जाता है। कभी कभी सूची के रूप में इसको पूछा जाएगा, मिलान करने के रूप में दे दिया जाएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। चलिए, कभी कभी इसको स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका नामांकन कहाँ मिलेगा? आयरलैंड में ही मिलेगा। आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरलैंड से ही ली गई है। चलिए अगले देखते हैं। यूएसएसआर, यानी जो पहले सोवियत संघ बोला जाता था, अब रूस। इसे देखो क्या क्या लिया गया। इसके संविधान से क्या गया? मौलिक कर्तव्य जो आपके होते हैं, आप उसको कितने अच्छे से निर्वहन करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि सामाजिक न्याय कितने प्रकार के होते हैं, आर्थिक न्याय कितने प्रकार के होते हैं, राजनीतिक न्याय कितने प्रकार के होते हैं, संविधान में बताए गए हैं। चलिए, वाइमर के संविधान से देखो क्या लिया गया, यानी जर्मनी के संविधान से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो तुम्हारे मूल अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, ऐसे आपातकाल पड़ जाते हैं उस समय इनका जो है निलंबन किया जाएगा, उस समय इनका निलंबन किया जाएगा। तो ये किस संविधान के द्वारा लिया गया है? किस देश के संविधान के द्वारा लिया गया है? तो जर्मनी यानी वाइमर। चलिए अगला स्रोत देखते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, सबसे ज़्यादा यहीं से लिया गया। देखिए, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। इंपॉर्टेंट लगाइए इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। एकल नागरिकता, उसके बाद कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, इंपॉर्टेंट लगाइए, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चलिए, संसदीय विशेषाधिकार, इंपॉर्टेंट लगाइए, और अब पूछा जाए द्विसदनीय व्यवस्था। ये यूके से ली गई है, ये यूके से ली गई है। दक्षिणी अफ्रीका से देखो क्या क्या लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका से देखो क्या क्या लिया गया है। संविधान सभा में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान सभा में संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव है दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, फ्रांस से क्या लिया गया? फ्रांस से हमारा गणतंत्र। दूसरा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व के आदर्श। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है। चलिए, यूएस से क्या लिया गया? यूनाइटेड स्टेट। यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। ये एक ही में है, ये अलग अलग हो गया है, सो काट दीजिएगा। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपाध्यक्ष का पद। ये सब यूएस से लिया गया। इंपॉर्टेंट लगा है, यूएस वाला याद रखिएगा। यूएस वाला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। यूएस याद रखिएगा, यूएसए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हम लोग पढ़े हैं, ये चीज़ हम लोग अब जो पढ़े हैं
ये संविधान के जो स्रोत हैं इनसे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है। डी, यूएसए के संविधान से। उद्देशिका की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। इतने मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना एग्जाम में। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था, यूएसए के संविधान से लिया गया था, लेकिन भाषा कहाँ से ली गई है? उद्देशिका की भाषा। उद्देशिका का विचार पूछे तो यूएसए के संविधान से, और उद्देशिका की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना कौन से देश से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से? कौन से देश के संविधान से? वही यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कहे थे यूएसए, याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? अभी हम पीछे अभी देख चुके हैं। कहाँ से लिया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। रूस के संविधान से। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम, दोनों पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, भारत में संघात्मक व्यवस्था, संघवाद किस देश से पद्धति पर आधारित है? राज्यों में संघ है, एक ही क्वेश्चन का बस घुमा दिया है। राज्यों में संघ, संघात्मक व्यवस्था, संघवाद किस देश से लिया गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कनाडा। कनाडा को पहले क्या कहा जाता था? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, जिसको आज हम लोग कनाडा कह रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। ये है लोप, यहाँ पे लोप है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको फंसाया जाता है। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, क्योंकि आपको तो हमेशा सही पे टिक करने की आदत है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे गलत पूछ रहा है। गलत क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो बताइए, मौलिक कर्तव्य गलत है तो एक कौन से भाग में है? नागरिकता सही है, भाग 2। मौलिक अधिकार, ये भी सही है, भाग 3। राज्य, भाग 6। ये गलत है। गलत है तो इसका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, भाग है, इंपॉर्टेंट भाग है। भारतीय संविधान के भाग, विषय और संबंधित अनुच्छेद, जो आज तक पूछे गए भाग हैं उन्हीं को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो देखिए, पहला बहुत इंपॉर्टेंट, संघ और उसका क्षेत्र 1 से 4 तक। अनुच्छेद इसमें पूछा नहीं जाएगा, अनुच्छेद पे ध्यान मत दीजिए। अनुच्छेद यदि आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये पूछा जाएगा। भाग 1 में क्या है? ये मिलान में आते हैं। मिलान में सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड करके दिया होगा। एक तरफ दिया होगा भाग, एक तरफ दिया होगा विषय। आपको मैचिंग कराना होगा, आपको मैचिंग कराना होगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग के साथ हैं ये तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखो, संघ और उसका क्षेत्र भाग 1, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, मूल कर्तव्य 5, संघ 6, एक सेकंड कुछ गलत हो गया है, मूल कर्तव्य भाग 4। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ सही कर लीजिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे भाग 5 का यहाँ पर सही है। ये संघ के अंतर्गत आते हैं इतने सारे: कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ के न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद मूल कर्तव्य। भाग 5 में 4 क में आएगा, भाग 5 में 4 क में आएगा। संघ, यूनियन, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भाग 6 में राज्य, भाग 6 में राज्य। देखिए, आपके क्वेश्चन के रूप में भी आया हुआ है, इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। भाग 6 में राज्य, भाग 6 में आपका राज्य, भाग
8 में आपको जो है मिलेगा, 7 इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए वहाँ पर इसको नहीं लिखा गया है। भाग 8 जो लिखा गया उसी को आपको याद करना है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, राज्य क्षेत्र पूछ लेगा वो अलग है, एक में है संघ राज्य क्षेत्र पूछ लेगा, भाग 8 में है। उसके बाद भाग 9 पंचायतें, और भाग 9 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम अलग कलर से आपको लिख दे रहे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कंफ्यूजन कर देती हैं एग्जाम में, कौन नगर पालिका है कौन पंचायत है, इसको याद रखिएगा। 9 में पंचायतें, 9 क में नगर पालिका। उसके बाद 9 यानी 9 इसको बी भी लिखा जा सकता है इंग्लिश में, 9 9 बी, चाहे 9 9 इसको सरकारी समितियाँ इम्पोर्टेंट। 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में सम्मिलित है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र सम्मिलित है 10। उसके बाद 11 राज्य और संघों के बीच संबंध इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इस पे लगाइएगा, इसको हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं, टच कर दे रहे हैं इसको अलग कलर से, इसको हटाएं पहले, इसको देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करिएगा। वित्त और संपत्ति संविदा और वाद, वित्त संपत्ति संविदा और वाद, ये जो है संविधान के भाग 12 में है। भाग नंबर हम 13 देखेंगे। भाग नंबर 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। अगला भाग देखेंगे भाग 14, भाग 14 में आपको मिलेगा संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, यूपीएससी वगैरह, यूपीएससी सिविल सेवा। उसके बाद 14 क में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइए, ट्रिब्यूनल्स एग्जाम्पल इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। लास्ट वन अधिकरण ट्रिब्यूनल्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन में। चलिए अगले चलते हैं। उसके बाद भाग आपका आ गया 15 निर्वाचन, इंपॉर्टेंट लगाइए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 16 इंपॉर्टेंट लगाइए। अनुसूचित जातियों से रिलेटेड हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस बार आने की इसकी संभावना भी है, भाग ये पूछा जाएगा मैचिंग में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध जो है भाग 16 में। उसके बाद राज्य भाषा भाग 17, उसके बाद आपात उपबंध भाग 18। 20 में जो है संविधान का संशोधन है, संविधान का संशोधन, इसका एक्ट भी इम्पोर्टेंट है 368। इस बार तो एक करंट में चल रहा है, इस बार एक करंट का टॉपिक है, इसलिए आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। भारत का संविधान का संशोधन 368। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपको ये नोटिफिकेशन पहले भी दिया जा चुका है, ये महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट की आपकी जो शुल्क है 199 रुपये है। यदि ऑफलाइन आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो लखीमपुर खीरी यूपी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अनुसूचियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, इसको नहीं डबल है ट्रिपल स्टार बताइए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर बार एग्जाम में इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसूची, चलिए प्रथम अनुसूची में देखो क्या क्या आएगा। प्रथम अनुसूची में आपका राज्य के नाम एवं उनके क्षेत्र। दूसरा टॉपिक क्या होगा, दूसरा आएगा, दूसरा विषय उसका संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची देखिए, दूसरी अनुसूची है आपकी संविधान के पदाधिकारियों का वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किसमें पढ़े जाएंगे, दूसरी अनुसूची में पढ़े जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, थोड़ी देर और बने रहिए हमारे साथ, बस सेशन कंप्लीट होने वाला ये। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची क्या होगी, पदाधिकारी तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, यानी इतना याद रखिएगा शपथ कितना, तीसरी अनुसूची शपथ किससे रिलेटेड है, तीसरी अनुसूची से। चौथी अनुसूची में जो है राज्य और राज्यों के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, राज्यसभा में स्थान का आवंटन। क्वेश्चन देखिए आपको बता दे रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होगा। चौथी अनुसूची ये भी मिलान वाला आएगा, मैचिंग वाला आएगा, अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकेंड ऐसे लिखी होगी। मैचिंग में
मैचिंग में लिखा होगा, अनुसूची फर्स्ट में लिखा होगा राज्य में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, दूसरी तरफ लिखा होगा चौथी अनुसूची। सही है कि नहीं सही है आपको बताना है। ठीक है, पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, जुड़े प्रावधान इसमें किए जाते हैं। अगले उस पर चलते हैं। छठी अनुसूची, टोटल अपने यहाँ भारत में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, मूल संविधान में 11 ही थी, लेकिन बाद में एक अनुसूची बढ़ी है। चलिए देखते हैं छठी अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट लगाई इस पे। ये जो है विशेष उपबंध करती है छठी अनुसूची, और इस बार एक करंट का टॉपिक है, तो इस बार आने की संभावना इससे क्वेश्चन में ज़्यादा है, इसलिए इसको डबल स्टार लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसमें जो है आपको जो है ये 4 राज्य के नाम याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य याद रखने हैं। इनको विशेष तौर पर जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया जाता है। ठीक है, ये जो 4 राज्य हैं आपको याद रखना। छठी अनुसूची से रिलेटेड 4 राज्य बिल्कुल याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, सातवीं अनुसूची जो है इसमें 3 विषय शामिल है। सातवीं जो अनुसूची है इसमें 3 सूची शामिल है, चाहे 3 विषय कह लीजिए। चलिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लगाइए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सातवीं अनुसूची पूछे जाते हैं। सातवीं अनुसूची आपको समझने वाली है, क्योंकि इसका सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, इतने विषय हैं इसमें हैं। संघ सूची में बताइए, मूल संविधान में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, घट करके इसमें 61 विषय हो गए। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और इसमें वर्तमान में 52 विषय। आपको हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, इसको फाइंड आउट कैसे किया जाएगा कि कौन समवर्ती सूची में आएगा, कौन संघ सूची में आएगा, कौन राज्य सूची में आएगा। संघ सूची में वो विषय आते हैं जो केवल केंद्र द्वारा वित्त पोषित होते हैं, जिसको केवल केंद्र ही देखरेख करती है, उसको संघ सूची में रखते हैं। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिनका देखरेख केवल राज्य करता है, जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होते हैं। तीसरा, समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो दोनों के देखरेख में होते हैं, जो जिसका वित्त पोषण दोनों करता है। भले ही 99 रुपया केंद्र लगाए, 1 रुपये राज्य लगाए, लेकिन माना जाएगा दोनों का, यानी समवर्ती सूची में आएंगे। चलिए 8वीं अनुसूची पे आते हैं। 8वीं अनुसूची जो हमारी भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है हमारी संविधान सभा में द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उससे संबंधित है। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं? 12 भाषाएं। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, भूलना नहीं है। 9वीं अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, भूमि सुधार तथा जमींदार उन्मूलन से है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? कौन बताएगा? 9वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है? भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ा गया है, इसको थोड़ा डिटेल में लिख दिए हैं। चलिए देखिए, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर है। ऐसा था लेकिन अब है नहीं। ऐसा कहा जाता था, ऐसा कहा क्या जाता था, ऐसा था यदि कोई विषय 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल हो जाता है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत चला जाता है, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट में उसका पुनरावलोकन नहीं हो सकता, यानी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में हम पुनर्विचार के लिए नहीं कर सकते, यानी उस पर पुनरावलोकन नहीं होगा। लेकिन एक मामला आया, सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला आया, बामन राव मामला, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो कब किया गया, 24 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामले में निर्णय के बाद 9वीं सूची में शामिल जो किए जाने वाले अधिनियम चाहे विषय आदि थे, उनकी समीक्षा की जाएगी, यानी उनका रिव्यू किया जाएगा। ठीक है,
उनका पुनरावलोकन किया जाएगा, यानी वर्तमान समय में इनका पुनरावलोकन हो रहा है। ठीक है। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है दल बदल कानून से। जो अपने विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्य मेंबर होते हैं उनकी योग्यता, उनकी निर्भरता के 10वीं अनुसूची के आधार पर उनको दल बदल कानून पे किया जाता है। इसको जो है 52वें संविधान संशोधन 1885 द्वारा जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन 1885 द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन द्वारा इसको एक बार संशोधित भी किया जा चुका है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको संशोधित भी किया जा चुका है। चलिए अगले अनुसूची पर आते हैं। अगली अनुसूची हमारी है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्ति और जिम्मेदारियां, पंचायत की शक्ति और जिम्मेदारियां। इसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। इसमें कुल 29 विषय शामिल है। पंचायत की शक्ति और जिम्मेदारियां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक जो है आपकी पंचायत से और दूसरी नगर पालिका से है। ये जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, जो 1992 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है और इसको जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया था। ये दोनों अधिनियम जो है 1992 में ही आए थे। 11वीं सूची में जो है 29 विषय थे, 12वीं सूची में 18 विषय थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं। इनसे जुड़े हुए प्रश्न हमारे पास हैं। देखिए भारतीय PYQ में है। PYQ पिछला वर्ष में जो भी प्रश्न आए हुए हैं इसमें आपको सम्मिलित है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची, राज्यों, ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए तथा उनके राज्य से क्षेत्र का विवरण देती हैं। बताइए फटाक से पहली अनुसूची कमेंट करिए फटाफट। कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है टाइप करके आप फटाफट जवाब देते रहिए। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूची के क्वेश्चन को समझने के लिए कहे थे। देखिए क्वेश्चन को समझिए। 3 विधि सूची का प्रावधान है, अभी पढ़ा चुके हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों, ये इसी तीनों के बारे में बात कर रहा है। तो ये किसमें थे कौन बताएगा? 7वीं अनुसूची, अरे गलत हो गया, 7वीं अनुसूची नहीं, ये था, हाँ 7वीं अनुसूची में था। टाइपिंग 2 जगह हो गई, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। ये देखिए आपको हम दिखाते हैं एक्सप्लेनेशन में। ये देखिए 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए कुछ और। यहाँ पर एक ऑप्शन काट दीजिए, कोई एक को रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे लोप है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको गलत कराएंगे। ये देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञा के प्रारूप को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही। उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, बिल्कुल सही, दल बदल कानून जिसको हम लोग कहते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है, बिल्कुल सही, 22 भाषा होती हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी थी कमेंट करके बताइए। ये वर्तमान में 22 भाषाएं है। मूल संविधान में कितनी थी कमेंट करके बताइए। 9वीं अनुसूची राज्य क्षेत्र के स्थान का आवंटन, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ये गलत है। 9वीं अनुसूची में क्या था? अभी आपको इतनी डिटेल में पढ़ाए हैं, जल्दी से बताइए। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ये देखिए कहे क्या थे, सूची फर्स्ट, ये आ गया सूची फर्स्ट, सूची से, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होगा। पूछ रहा है कि क्वेश्चन की भाषा समझिए, पूछ रहा है संबंधित सूची में निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। वन किसका विषय होगा? वन की जिम्मेदारी किसको होगी? राज्य और केंद्र दोनों को, इसलिए समवर्ती सूची में शामिल है, बिल्कुल सही। शेयर बाजार किसका विषय है? समवर्ती सूची का या राज्य का या केंद्र का?
ये केंद्र का विषय है, गलत। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये अपना गलत लिखा है। चलिए, डाक बचत घर संघीय सूची प्योर, इस पे जो है केंद्र का कब्जा रहता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जन स्वास्थ्य राज्य सूची, बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य पे राज्य सूची का ही विषय होता है। पुलिस, याद रखिएगा, पुलिस जो है, पुलिस का भी राज्य सूची में ही आता है, पुलिस जो है राज्य सूची में ही आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? और हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में? आर्थिक नियोजन, वो भी पढ़ाए थे, भारतीय संविधान की सूची में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, विशेष सूची में? बताइए। इसको एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। इस पे कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए, इस पे कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए जो आपके मन में आता हो। ऐसा कोई विषय सोचिए अपने दिमाग में जिससे याद हो जाएगा। आर्थिक नियोजन हो जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर लोगों को आर्थिक तौर पे मौजूद बनाए। ऐसा कोई विषय सोचिए, ऐसी कोई योजना सोचिए अपने दिमाग में। समवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, पुलिस बताए थे, राज्य सूची का हो गया, ठीक है। आपराधिक मामले, ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची का मामला, ये केंद्र और राज्य दोनों देखता है, ठीक है। रेडियो टेलीविजन किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइए। विदेशी मामले किससे संबंधित हैं? केंद्र से। अगला चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी बताए थे, पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है। ये राज्य सूची का विषय होता है, स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, पूरी तौर से केंद्र कराती है जनगणना। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची का विषय है। द्वितीय अनुसूची में क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइए। दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची, दल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत हुआ? आपका ऑप्शन ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे ऑप्शन सही लिखे हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा, अभी हम सूची पढ़ा चुके हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, और आपको हमने अंडरलाइन भी करवाया था कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में ये किस अनुसूची का विषय है। अभी हमने बताया था राज्य सूची में है रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन सम्मिलित है। केंद्र सरकार में ये भी केंद्र सरकार, निगम कर ये भी केंद्र सरकार, बची क्या? रेलवे पुलिस। ये जो है राज्य सूची का विषय है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अभी हम बैक करके भी वीडियो दिखाए थे, अभी हमने साइड बैक करके भी दिखाया था कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? विद्युत, रेलवे पुलिस, वन। बताइए जल्दी से।
राज्य सूची का विषय कौन सा है? राज्य सूची का विषय कौन सा है? अभी बताए थे। राज्य सूची का विषय रेलवे पुलिस। 2 बार एग्जाम में आ चुका है रेलवे पुलिस। अभी जस्ट इसके बाद आप देखे थे रेलवे पुलिस, फिर आया राज्य सूची का विषय रेलवे पुलिस, फिर आया राज्य सूची का विषय रेलवे पुलिस। अब चलिए अगले क्वेश्चन के अंतर्गत 7वीं अनुसूची। फिर 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका, कॉमन सेंस लगाइए। जो पूर्ण रूप से वित्त पोषित हो केंद्र सरकार से उस अनुसूची में, ठीक है, जो पूर्ण रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित हो वो राज्य सूची में, जो दोनों द्वारा वित्त पोषित हो वो समवर्ती सूची में। तो इसमें पूछा है कि अंतर संघ सूची में क्या आएगा? संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख अच्छा नहीं है? क्वेश्चन देखिए यहीं पे गलत कराएगा। अभी हम भी फंस गए होते। यहाँ देखिए उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? देखिए संघ सूची का विषय बैंक है, बैंक संघ सूची का विषय है, ठीक है। बीमा ये भी संघ सूची का विषय है, ठीक है। उसके बाद जनगणना देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। मान लीजिए आपके लिए बैंकिंग और बीमा नए हो सकते हैं, लेकिन जनगणना तो पिछले 3-4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं ना। जनगणना संघ सूची का विषय। गैस जो है इसका विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाइए, एग्जाम में गलत करके मत आइएगा। चलिए 11वीं सूची से संबंधित कौन सा विषय है? बी, पंचायती राज्य से संबंधित है 11वीं सूची। अभी बताए थे 11 और 12वां। कमेंट बॉक्स में बताइए 12वीं सूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हमने 4 राज्य के नाम याद करवाए थे अभी। 6ठी अनुसूची से रिलेटेड को टोटल कितने राज्य होते हैं? 4 राज्य होते हैं। तो इसमें 3 राज्य दे रखा है, तो बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि एक जो राज्य छूट गया वो कौन सा है? चौथा राज्य इसमें कौन सा होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहेलो कैसे भारत के संविधान में किस अनुसूची से संबंधित है? कैसे नहीं, यहाँ पे केस होगा। ये टाइपिंग वाले गड़बड़ किया करते हैं, ठीक है। कोहेलो केस भारत के किस अनुसूची से संबंधित है? कोहेलो केस भारत के किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये आपका सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कैसे नहीं, केस होगा, ठीक है। केस याद रखिएगा। राज्य भूमि सुधार अभी अंडरलाइन करवाए थे। राज्य भूमि सुधार अधिनियम ये आरओ में आ चुका है। आरओ में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन आरओ में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने किससे राज्य भूमि सुधार अधिनियम किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विवाह विच्छेदन, गोद लेना, ये सब किससे संविधान के 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संबंधित आपको याद रखना है, 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ये तो क्वेश्चन में एक आंसर दे रखा है, 7वीं अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद ये किस सूची का विषय है? विवाह विच्छेद, गोद लेना, कॉमन सेंस की बात, ये जो है समवर्ती सूची का विषय होगा। इस पे दोनों कानून लिख के बना सकते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट से टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो आपको आने वाले 27 जुलाई आरओ के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टेस्ट सीरीज एक आपके आत्म मूल्यांकन का भी विषय होता है कि आप जितना अधिक टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं रखा गया है, 199 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 15 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। कुछ टेस्ट इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज हैं, यानी सेक्शनल हैं, और बाकी कुछ टेस्ट जो है फुल लेंथ टेस्ट हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9918645907। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं एंड डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो लखीमपुर खीरी में जिला लखीमपुर खीरी
में आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं इसमें प्रॉपर तरीके से। यूपीएसआई और यूपीपी की क्लासेस चालू है इस समय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आने वाली अगली क्लास भी देखिएगा।